प्यारे विद्यार्थियों, जो लेंस मेकर्स फार्मूला आपने डेरिवेट किया, उस लेंस मेकर्स फार्मूले में अगर हम ये देखें कि उसकी फोकल लेंथ किन किन कारकों पे वो डिपेंड कर रही है। क्या मैंने आपसे कहा था जहां n हो वहां n2/n1 कर लेंगे? बोलो भाई। ये लेंस मेकर्स फार्मूले में 1/f = n2/n1 - 1, 1/r1 - 1/r2, ये फोकल लेंथ किन किन कारकों पर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रही है। बहुत अच्छा टॉपिक आज का, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें से मिलने वाले हैं। लेंस को अगर हम किसी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ट्रांसपेरेंट मीडियम में ले जाते हैं तब उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आता है, और वो लेंस का नेचर क्या बदल जाता है। क्या अगर फोकल लेंथ बदल जा रही है तो क्या उसकी पावर भी बदल जा रही है। क्या अगर हम कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर हम उस लेंस को ले जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी उसकी फोकल लेंथ बदल जा रही है। फोकल लेंथ बदल जा रही है तो क्या वो डाइवर्जेंस से कन्वर्जेंट लेंस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या वो कन्वर्जेंट लेंस से डाइवर्जेंट लेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर उसको हम रख दे रहे हैं तो क्या उसका नेचर इतना बदल जाता है कि वो प्लेन सरफेस यानी कि प्लेन ग्लास प्लेट की तरह एक काम करने लगता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सीखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक जो यहाँ पर हम देखेंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप भी पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिएगा और उन पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट नोट भी साथ में करते रहिएगा। 1/f = n2 - n1 - 1/r1 - 1/r2, यानी कि ये फोकल लेंथ अगर डिपेंड करेगी किसी पर तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम ये देखें तो कोई भी लेंस अगर लिया जा रहा है तो उस लेंस, चाहे जैसा भी लेंस हो XYZ, वो लेंस का जो नेचर है वो बदलेगा। कब बदलेगा, किन कंडीशंस पर बदलेगा। उस डाइवर्जेंट से वो कन्वर्जेंट लेंस के रूप में काम करने लगेगा या इसके ठीक अपोजिट काम करेगा। वो एक अलग हमारा टॉपिक आएगा इसी में, जो ये बताएगा कि वो फोकल लेंथ हमारा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम चर्चा करें सिर्फ R1 और R2 के लिए तो यार ये बताओ, क्या R1 और R2 की वैल्यू क्या यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर या इसके लिए 10 सेंटीमीटर या इसके लिए R1 और इसके लिए R2, इसके लिए R1 और इसके लिए फाइनाइट है, इसके लिए R1 और इसके लिए R2 है, क्या इन लेंसेज को अगर हम किसी भी लिक्विड में डिप करा दें तो क्या वो R1 R2 में क्या कोई भी चेंजिंग आने वाली है, क्या कोई बदलाव होने वाला है? क्या कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इनको उठा करके एयर में रखे हुए हैं, मैंने क्या किया, इसको उठा करके वाटर में रख दिया, इसको उठा करके किसी दूसरे लिक्विड में डिप करा दिया, तो क्या यार इसकी इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका है, क्या वो बदल जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R2 हमारे ये कांस्टेंट रहेंगे। कहीं पर भी हम इस लेंस को डिप करा दें, ले जाएं, लेकिन R1 और R2 में कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर ये है कि उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ हमारी डिपेंड करेगी सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास पे और उसके सराउंडिंग मीडियम पे। बात समझ में आई? तो पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि सराउंडिंग मीडियम पे कैसे वो डिपेंड करती है। उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि वो खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड कर रही है उसकी फोकल लेंथ। तो ये बताइए
कि आपको कॉचीज फार्मूला का एक वीडियो बहुत पीछे पड़ा होगा, उसमें मैंने बताया है कॉचीज फार्मूला में कि अगर वाइट लाइट रे किसी भी लेंस पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। और वहाँ पर मैंने आपसे ये कहा था कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा मैंने कॉचीज फार्मूले में बहुत विधिवत तरीके से उसको समझाया था। आप भी पीछे जाकर के समझ सकते हैं फिर से अगर नहीं पढ़ा है तो ये बताइए कि अगर हम इस लेंस पे वाइट लाइट रे इंसिडेंट कराएं, कैसी है ये वाइट लाइट रे, तो वाइट लाइट रे अगर हम इंसिडेंट करा रहे हैं तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी किससे, रेड कलर के लिए। NV इज ग्रेटर देन NR, लेमडा किसका ज़्यादा, रेड कलर के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज़्यादा होगा, वायलेट कलर के लिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा, वो रेड कलर के लिए होगा। तो वो कॉचीज फार्मूले में आपको बताया गया। सपोज कर लीजिएगा कि हम रेड कलर के लिए बात कर रहे हैं तो क्या रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, तो सराउंडिंग मीडियम अगर एयर ले लें तो फार्मूला हमारा होगा NR-1 जो फोकल लेंथ हमारी FR होगी। बोलो भाई, ऐसे ही FV अगर हम करें बात तो FV के लिए NV-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये तो कांस्टेंट ही है दोनों। NR-1 NV-1, यार NV इज ग्रेटर देन NR, इसका मतलब ये हुआ कि अगर NV ज़्यादा है तो इसका जो डिफरेंस है 1 से वो जो भी मिलेगा वो इससे ज़्यादा ही होगा, यानी कि FV की जो वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी, यानी कि फोकल लेंथ उसके लिए कम हो जाएगी और फोकल लेंथ रेड कलर के लिए उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वायलेट कलर के लिए है यानी कि ये FV और ये हमारा हो जाएगा FR। ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन केवल आज मिलने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक आज चलने वाला है। थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चलेगा, उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इसीलिए कहते हैं ना, पिछले वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे कॉचीज फार्मूले से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया कि ज़रूर लिया गया है। अब FR और FV के बीच में एक मिड कलर माना गया, मिड कलर लाइट रे, जिसको हम येलो कलर के लिए मान लेते हैं। किसके लिए, येलो कलर के लिए, तो वो हो जाएगा FY। तो अगर इसमें इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो कलर डिस्पर्सन जो यहाँ पर हो रहा है उस कलर डिस्पर्सन के लिए जो डिस्पर्सिव पावर हमको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता उस लेंस के लिए कहा जाए जो ओमेगा कहलाता है, जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट हमारी कई सारी कलर्स में डिवाइड हो रही है उसके लिए हमारी इफ़िशियंसी उसकी क्या होगी, उसकी दक्षता क्या होगी, तो वो हमारी जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से इसको लेस कर दें तो 1/FR माइनस 1/FV इजकल टू कैंसिल करेंगे तो इतना माइनस इतना, तो NR-1 माइनस NV+1, ये तो कॉमन ही मिल गया था, 1/R1 माइनस 1/R2। तो FV माइनस FR अपान FV/FR इजकल टू ये 1 1 कैंसिल, बचता है NR-NV
और 1/R1 माइनस 1/R2। जैसा कि आपको पता है कि FR इज़ ग्रेटर देन FV, FR इज़ ग्रेटर देन FV, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि FR माइनस FV FR इज इक्वल टू NV माइनस NR 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट और सेकंड मान लें, इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं। हमारे लिए डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर कहा जाए तो इन डेरिवेशंस में हम कॉन्सेप्ट सीखें और कौन फार्मूला हमें कहाँ पर यूज होगा, वो फार्मूले को हम दिमाग में बना करके चलेंगे। कहाँ से आया फार्मूला, इसलिए वो फार्मूला बताया जा रहा है आपको। FR माइनस FV FR NV माइनस NR 1/R1 माइनस 1/R2। अब जरा ये देखा जाए कि इस क्वेश्चन में, इस फार्मूले में FR माइनस FV FR इज इक्वल टू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। NY माइनस 1 से डिवाइड कर दें और NY माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें। तो आप ये बताइए, क्या NY माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 जो ये पोर्शन है, क्या वो मिड कलर लाइट रे के लिए नहीं था 1/FY के इक्विवेलेंट? तो क्या इसको हम FR माइनस FV FR इजकल टू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 1/FY। बोलो भाई, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो अब जरा ये देखा जाए कि मैंने आपसे कितनी बार बताया कि ये लाइट रे बहुत ही क्लोज होती हैं एक दूसरे के। हम डायग्राम में इनको बहुत दूर दूर देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि बहुत क्लोज होती हैं, कि जहाँ पे FV और FR के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम से कम है, बहुत कम है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि FV और FY के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, FY FR के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। मैंने माना कि FR माइनस FV का जो डिफरेंस है वो हमें DF मिल रहा है, लेकिन हम अगर FV FR का प्रोडक्ट देखें तो FV अप्रॉक्स जस्ट इक्वल टू FR अप्रॉक्स इक्वल टू द FY। अगर हम FV यानी यहाँ से FV FR और इन दोनों के डिस्टेंस को हम डायरेक्टली FY के इक्वल मान लें, क्योंकि बहुत ही कम से कम डिस्टेंस पर ये हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, तो क्या हमको फार्मूला मिलेगा DF अपान FY इजकल टू FV FR के ठीक FY स्क्वायर NV माइनस NR अपान NY माइनस 1/FY। इधर आपने नोट कर लिया। तो DF अपान FY स्क्वायर अगर आप यहाँ से उधर ले जाते हैं तो DF इजकल टू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। FY स्क्वायर उधर गया, FY कैंसिल हो गया, क्या बचता है FY। तो यहाँ पे जो NV माइनस NR अपान NY माइनस 1 मिला, ये आपकी डिस्पर्सिव पावर है। किसके लिए? अगर हम प्रिज्म लेते हैं या मैं कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले या कोई ग्लास की स्लैब ले लें, उसमें भी अगर कलर डिस्पर्सन हो रहा है तो उसके लिए भी हम चेक करें कि डिस्पर्सिव पावर क्या मिलेगी, तो यही मिलती है। हम प्रिज्म के फार्मूले में भी हम इसी फार्मूले को ही पढ़ते हैं, NV माइनस NR अपान NY माइनस 1 इजकल टू ओमेगा। तो DF की वैल्यू थी हमारी FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा FY। फार्मूला याद रहेगा ना आपको, FR माइनस FV इजकल टू ओमेगा FY। यहाँ पर ओमेगा क्या है, उस ऑप्टिकल के लिए
उस ऑप्टिकल के लिए डिस्पर्सिव पावर है जिसकी वैल्यू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1 है। NV और NR और NY ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ देयर आर रिस्पेक्टिव कलर्स। FV यानी कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें एक क्वेश्चन और मिलता है, इसको नोट कर लें। कोई भी एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, और उसे अगर हम किसी एक डाइवर्जेंट लेंस के साथ कंबाइंड करके अगर हम रख दें, मोनोक्रोमेटिक लेंस यानी कि वो कई सारे कलर्स में उस लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होकर के अलग अलग पॉइंट पर मिल रही है, तो अलग अलग हमको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। हम क्या करते हैं, क्रोमेटिक लेंस बनाना चाहते हैं कि यानी कि एक वर्णीय बनाना चाहते हैं कि अगर लाइट रे उस पर इंसिडेंट हो तो एक ही इमेज हमको मिले, यानी एक ही रंग का इमेज हमको मिले। तब हम क्या करते हैं कि डाइवर्जेंट, वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लेंस को अगर हम कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो जो एक ऑप्टिकल हमको मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो क्रोमेटिक लेंस के रूप में काम करता है, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश के रूप में हमें मिलेगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि मोनोक्रोमेटिक लेंस यानी कि जिसमें से लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद कई सारे कलर्स में वो कलर डिस्पर्सन हो रहा हो, कई सारे ऑब्जेक्ट, कई सारे इमेज हमको मिल रहे हों, डिफरेंट कलर के मिल रहे हों। लेकिन अगर हम उस डाइवर्जेंट लेंस को कन्वर्जेंट लेंस के साथ मिला करके यानी कांटेक्ट में ला करके रख देते हैं तो वो जो कंबाइंड हमारा लेंस बनेगा वो क्रोमेटिक लेंस होगा, यानी एक वर्णीय होगा। उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो एक ही रंग का होगा। तो इसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ होती है वो 1/f = 1/f1 + 1/f2 होती है। तो इसका ज़रा अगर हम डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड तो क्या मिलता है, -1/f² df f1 माइनस df2/f2²। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए होगा df, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। किसके लिए, क्रोमेटिक लेंस के लिए। फॉर क्रोमेटिक लेंस के लिए तो बनेगा हमारा df1/f1², तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू या माइनस कॉमन ले प्लस हमारा df2/f2² इज इक्वल टू 0। अभी आपने पीछे डेरिवेशन में क्या पढ़ा था कि df/fy इज इक्वल टू ω/fy, यानी कि df/fy इज इक्वल टू ω। यही तो पढ़ा है ना, बोलो भाई, यही तो पढ़ा है ना। तो df1/f1², df1/f1² क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से अगर आप चलें तो df/f², तो क्या ये ω/fy है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ω1/f1², ω1/f1, और ये क्या हो जाएगा ω2/f2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, df/ω/fy। तो इस पोर्शन को df1/f1² को हम क्या लिख लेंगे, ω/fy के रूप में। तो ω1/f1 + ω2/f2 इज इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल हम एक लगवाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी अभी इस न्यूमेरिकल की, बताया जाएगा। एक आपने fr - fv इज इक्वल टू ω/fy, एक ω1/f1
प्लस ओमेगा 2 अपान F2 इजकल टू 0। नोट करिए इसे, नोट हो गया। अब जैसे भैया अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा 1 अपान F1 प्लस ओमेगा 2 अपान F2 इजकल टू 0। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लेंस के लिए सपोज कर लीजिएगा कि कोई दो लेंस कांटेक्ट में, यानी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट लेंस कांटेक्ट में रखे हुए हैं, जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के लिए जो डिस्पर्सिव पावर है वो ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2, उसका रेशियो 2:1 है। तो इनकी फोकल लेंथ बताइए क्या होगी, इन दोनों की फोकल लेंथ बताइए क्या होगी। तो कठिन कुछ नहीं, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि फार्मूला जो बताया गया ओमेगा 1 अपान F1 प्लस ओमेगा 2 अपान F2 इजकल टू 0। तो अगर इसी में ही हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 इजकल टू 0, एक इक्वेशन मिल गई हमको। सिंपल सी बात है। और क्योंकि केवल फार्मूला ही तो यूज होना है, और अगर F इक्विवेलेंट यानी किसी कंबाइंड फोकल लेंथ दे दी गई है तो 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 इजकल टू 1 अपान F से, तो 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 इजकल टू 1 अपान 10 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इससे इसको लेस कर दें तो F2 वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2 अपान F1 माइनस 1 अपान F1 इजकल टू 0 माइनस 1 अपान 10। क्या बचता है, यानी कि 1 अपान F1 इजकल टू माइनस 1 अपान 10, यानी F1 इजकल टू 10 सेंटीमीटर। बताओ भाई। अच्छा, अब इस F1 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको F2 की वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा ना हमसे, वेरी गुड। नोट कर लिया भाई। इसमें F1 और F2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 इजकल टू 0, तो 2 अपान 10 इजकल टू 1 अपान F2, तो 2 5 जा, यानी कि F2 इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक कॉनकेव लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव इजकल टू कोरोमेट्रिक लेंस। सिंपल सी बात है। तो F1 F2 की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, सराउंडिंग मीडियम 1 अपान F इजकल टू N2 अपान N1 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो N2 माने जा रही यानी ग्लास में, उसके लिए हो गया। N1 माने आ रही कहाँ से, सराउंडिंग से ही तो आएगी। तो सराउंडिंग के लिए ज़रा देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो कि N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज लेस देन N2, N1 इज इक्वल टू N2। 3 कंडीशंस आपको मिलेंगी। N1 इज ग्रेटर देन N2, क्या N1 ज़्यादा है N2 से, तो इसकी वैल्यू क्या जो मिलेगी 1 से कम होगी, 1 से कम होगी यानी कि नेगेटिव मिलेगी। अगर हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर कंपेयर कर रहे हों तो F की फोकल लेंथ अगर नेगेटिव मिलेगी तो इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होती किसकी है, डाइवर्जेंट लेंस की। तो क्या ये कन्वर्जेंट था, अब डाइवर्जेंट में हो गया, बोलो भाई। अच्छा, N1 इज ग्रेटर लेस देन N2, N1 इज लेस देन N2, N1 छोटा है कि सही N2 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही मिलेगी, यानी कि F की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कन्वर्जेंट लेंस था तो कन्वर्जेंट ही रहा, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए ही फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव रहती है। दूसरी बात, N1 इज इक्वल टू N2, तो N1 और N2 के ठीक इक्वल हो, तो अगर यानी दोनों सेम होंगे तो 1 मिलेगा, 1 में से 1 लेस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यानी F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। फाइनाइट डिस्टेंस पे यानी कि फोकल लेंथ इसकी बनेगी आकर के फाइनाइट हो जाएगी। तो फाइनाइट होती किसके लिए, एक प्लेन ग्लास स्लैब के लिए। तो यानी कि वो लेंस न रह करके एक प्लेन सरफेस की तरह काम करने लगेगा। इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। सीधी सी बात है कि इन 3 बातों पर आपको ध्यान देना है। N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 ज़्यादा हो जाएगा भाई डाइवर्जेंट और एक हमारा कन्वर्जेंट के लिए पॉजिटिव और डाइवर्जेंट के लिए निगेटिव। तो
तो n2 अपान n1 माइनस 1 की अगर बात किया जाए तो n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी कि n1 बड़ा है किससे, n2 से, तो ये बड़ा है इससे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। क्यों, n1 बड़ा है। अगर मान लेते n1 छोटा हो जाए तो इसको डिवाइड करने पर 1 से ज़्यादा मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा तो लेस करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो यानी कि f की वैल्यू फाइनाइट हो जाएगी। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं कि इसमें इस वाले फार्मूले के लिए n2 फर्स्ट कंडीशन इज ग्रेटर देन n1 इज जस्ट इक्वल टू n2, तो क्या हो जाएगा, समतल प्लेट हो जाएगा, समतल प्लेट हो जाएगा और फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो फाइनाइट हो जाएगी। अच्छा दूसरी, n1 बड़ा है, n1 बड़ा है n2 से, तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा यानी कि प्रकृति उसकी जो होगी वो बदल जाएगी, नेचर जो होगा वो बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि अभी आपने चेक किया कि कन्वर्जेंट था, कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। अच्छा, बदल जाएगी। तीसरी बात, n1 इज लेस देन n2, n1 कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा यानी कि प्रकृति हमारी वही रहेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। ध्यान रखना है ये तीन चीजें, प्रकृति नहीं बदलेगी। फिर से सुन लीजिएगा, मैंने कन्वर्जेंट लेंस को लेकर के समझाया है, अब सभी लेंसेज के लिए आप यहां से देख सकते हैं। अगर दोनों ये n1 क्या है, n1 क्या है, सराउंडिंग मीडियम है, यानी कि n1 हमारा क्या है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n2 आ रही कहाँ से, बाहर से, यानी कि सराउंडिंग है ना, और n2 माने जा रही, यानी कि लेंस के लिए है। तो अगर लेंस n1 बराबर n2 यानी कि जिस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम से आ रही, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, तो चाहे जैसा लेंस हो वो समतल प्लेट हो जाएगा। n1 बड़ा है n2 से, n1 बड़ा है n2 से, तो n1 बड़ा है n2 से यानी कि जो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है किसके, लेंस से, तो इसका मतलब है कि उसका नेचर चेंज हो जाएगा, डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। n1 इज लेस देन n2 यानी कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा कम है उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका नेचर बिल्कुल नहीं बदलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अगर ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से, तो उस लेंस का नेचर बिल्कुल नहीं बदलेगा, यानी कि डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगा, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगा। इस चीज़ को भी आप उसमें ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट इनमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चंस हमारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगले वीडियोस में कुछ नहीं, केवल इन्हीं सब बेसिस के न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, पहले इतना तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है जो सिर्फ इसी से न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा रह जाए, हर एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे आपको नए वीडियोस में अभी मिलने वाले हैं, 2-4 दिन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तब तक आप इतना तैयार करिएगा। धन्यवाद।